आदित्य सिविल सर्विसेज बेगूसराय में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ओम मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज हम लोग इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करेंगे। देखिए, अगर हम लोग बात इंग्लिश की करते हैं तो हम लोग एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 तरीके से पूछे जाते हैं। एक हम लोग का क्वेश्चन होता है कुछ ग्रामर बेस्ड होता है, मतलब कि ग्रामर से कुछ क्वेश्चन होते हैं, और ये ग्रामर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 तरीके से। एक को हम लोग कॉमन एरर बोलेंगे और दूसरे को बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एक क्या होता है हमारा कॉमन एरर। ऐसे बाकी हम लोग का दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है वोकैब यानी कि वर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें हम लोग को एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स या फिर फ्रेजल वर्ब ऐसे हम लोग को पढ़ना होता है। उसके बाद तीसरा जो हम लोग का सेक्शन होता है वो सबसे बड़ा मेजर सेक्शन होता है, दैट इज कंपोजिशन यानी कि इसमें हम लोग को 2-3 चीजों को पढ़ना है। पहला हम लोग इसमें कंप्रीहेंशन की बात करेंगे, कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे हम लोग इसमें। उसके बाद इसको हम लोग पैसेज भी बोल सकते हैं। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे बाबू इसमें वो हम लोग का क्लोज टेस्ट होगा। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज रीअरेंजमेंट, या फिर हम लोग इसको जम्बल्ड सेंटेंस या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो ग्रामर बेस्ड है और वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है। तो आपके सामने आपके बोर्ड पर ये पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए आंसर, अब आप लोग भी जो सामने बच्चे बैठे हुए हैं आप लोग का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भी क्लास में जुड़ जाइए। और यहाँ पे पहला जो है इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कंडीशनल, देखो इधर, इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। तो जो फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस होगा तो उसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो फ्यूचर में होता है। ये क्लॉज आप लोग जानते हैं क्या? क्लॉज मतलब क्या होता है? क्लॉज का मतलब हो गया कि सेंटेंस का वह हिस्सा जिसमें मिनिमम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। जैसे एक सेंटेंस हम लोग बोलते हैं कि आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, हु वॉज ब्लाइंड। हेलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें 2 हिस्सा है, एक मैं लड़की से मिला और एक दूसरा क्या है, जो अंधी थी। तो सेंटेंस का वह हिस्सा जो अकेले बोलेंगे और एक कंप्लीट मीनिंग को दे देगा उसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज। और सेंटेंस का वह हिस्सा जिसको अकेले बोलेंगे वो मीनिंगफुल नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस मतलब उसमें एक सेंटेंस नहीं आएगा, कितने आएंगे? 2 आएंगे। जैसे यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ऐसा। यदि रानी गीत गाएगी तो मैं डांस करूंगा। अब देखिए, इसका वाइस वर्सा ये भी मतलब होगा कि यदि तुम गाओगे तो मैं नाचूंगा, और अगर तुम नहीं गाओगे तो नहीं। ये आप लोग सुने होंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, और तुम मुझे खून नहीं दोगे तो। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन रखना, यदि तुम गीत गाओगे तो मैं नाचूंगा। नाचना समझते हैं आप लोग ना? अब देखिए, नाचना, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो कितना वेरिएशन डालते हैं। जैसे अब मान लो कि कोई लड़की है और उसकी शादी हो गई और कोई पूछी लड़की कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो बोलेगी कि नचनिया है, मतलब नाचने वाले हैं। तो ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इन्फीरियर लग रहा है। लेकिन इसी बात को बोलेगी कि वो डांस मास्टर है, कोरियोग्राफर है, तो लग रहा है कि सीधे मुंबई का आइटम है ना जी, ऐसा। तो वर्ड में बड़ा हेर फेर होता है। वैसे ही एक जो कि आदमी गया ड्यूटी से और उसकी वाइफ बहुत मेकअप वगैरह करके बैठी थी। तो आदमी बोल रहा है क्या कि आज तुम एकदम हत्यारिन लग रही हो, एक कप चाय बना के लाओ। तो पत्नी बोली कि नहीं, मेरा तबीयत ठीक नहीं, जाओ बना के पियो। टेंशन में आ गया कि हम इसको बढ़िया बात बोलना चाह रहे थे। अगले दिन गया और शब्द को चेंज किया और बोला कि आज तुम एकदम कातिल लग रही हो। क्या लग रही हो? एक कप चाय बना के लाओ। तो पत्नी बोलती है कि पकौड़ो बना दे क्या, है ना जी। अब देखिए, हत्यारिन को ही क्या बोलते हैं? कातिल। लेकिन अब देखिए दोनों में अंतर है। नचनिया को ही क्या बोलते हैं? कोरियोग्राफर। तो शब्दों का बड़ा खेल होता है जी। इधर देखिए, तो जो सेंटेंस, देखिए क्लाउज 2 तरीके का, एक प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा क्या होता है? तो जो क्लाउज, देखो, जो सेंटेंस का हिस्सा अकेले बोलेंगे मीनिंगफुल हो जाएगा तो उसको हम लोग पीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीसी। और जो अकेले मीनिंगफुल नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? एससी, यानी कि क्या? सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो जैसे मैं एक लड़की से मिला, मैं एक टीचर से मिला, अकेले भी बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू? प्रिंसिपल। लेकिन क्लास में कोई आके बोलेगा, जानते हैं जो अंधी थी, और पूरा क्लास में आप टेंशन में रहेंगे कौन अंधी थी,
गाय थी, बकरी थी, भैंस थी, मम्मी थी, चाची थी, टेंशन में रहेंगे ना। यानी कि जो अंधी थी, हु वॉज ब्लाइंड, ये अकेले कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? तो जो अकेले इनकम्प्लीट है उसको हम लोग एससी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एससी। उसी तरीके सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है ना, ये क्लाउज हो गया। देखो जब कभी भूलने लगोगे तो एक लॉजिक भी याद रखना आप लोग। देखो बालक, ये जैसे हम लोग का एक दीवार है और उस पर एक सीढ़ी ऐसे लगा दी हम, ठीक है। तो अगर सीढ़ी को हटा दोगे तो दीवार पे कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। लेकिन अगर दीवार को हटा देंगे तब मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो प्रिंसिपल क्लाउज क्या होगा? दीवार की सीढ़ी, यस दीवाल। और ये क्या हो गया हम लोग का? सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। समझ में आ रहा है हम लोग को बात? तो क्लाउज मैंने बता दिया कि क्लाउज मतलब कि जिसमें एक सब्जेक्ट और एक क्या हो? वर्ब हो। और ये कितने? दो, एक प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा क्या? सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा कि जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है कंडीशनल सेंटेंस में, वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। जैसे कि यदि तुम गीत गाओगे, समझो सभी लोग, इफ यू सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, आई शैल डांस, आई शैल डांस, ठीक है। तो इसमें यदि तुम गीत गाओगे, देखो हिंदी में कैसे बोल रहे हैं? फ्यूचर में, यदि तुम गीत गाओगे तो मैं नाचूंगा। तो देखिए मैं नाचूंगा, मैं पढ़ूंगा, ये अकेले भी बोलेंगे तो कंप्लीट है। लेकिन अगर बोलेंगे कि यदि तुम गीत गाओगे, ये पूरा है कि अधूरा है? अरे अधूरा है ना जी। जैसे यदि तुम बाजार जाओगे तो कुछ और होना चाहिए ना, कि मैगी लाओगे, ऐसा कुछ आगे कुछ होना चाहिए ना। तो जो अधूरा रहेगा वो फ्यूचर में नहीं बनता, वो किसमें बनता है? सिंपल प्रेजेंट में। तो इसीलिए इफ यू विल स्पीक द ट्रूथ, यदि तुम सच बोलोगे, तो ये पूरा है कि अधूरा है? तो अधूरा है तो वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, यानी कि डी आंसर होगा इसका। आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो पहला का आंसर क्या हो गया? डी। चलिए मैं आपके सामने डिजिटल बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन डाल रहा हूं, फटाफट आंसर आप बताएंगे। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए दूसरे का आंसर क्या होगा? यानी कि इसके जगह पे जो बोल्ड किया गया है ना, इसके जगह पे दिया गया है आंसर, आपको बताना है कि इसके जगह पे क्या होगा। तो बताइए क्या होगा यहां पे? कोई आइडिया हम लोग को? देखो रिब्यूक मतलब क्या होता है? डांटना। रिब्यूक मतलब डांटना, चाइड भी बोल सकते हैं, स्कॉल्ड मतलब ही डांटना होता है। देखो बाबू यहाँ पे देखिए, तो राम रिब्यूक्ड, ही रिब्यूक्ड राम एंड आई फॉर आवर डिरेक्शन ड्यूटी। अब देखो सब लोग समझो, यहाँ पे ही रिब्यूक्ड राम एंड आई। देखो बाबू यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, बोल नहीं रहे, सब्जेक्ट है, और रिब्यूक्ड क्या है? वर्ब है। और राम एंड आई इसमें ऑब्जेक्ट है। राम एंड आई क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आई कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस है? और ऑब्जेक्ट के जगह पे नॉमिनेटिव केस होता है कि ऑब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव केस होता है ना। इसलिए राम एंड आई नहीं होगा, राम एंड मी होगा। राम एंड क्या होगा? ये हम लोग समझ सकते हैं ना जी। राम एंड क्या होगा? मी होगा। अब हम लोग देखेंगे राम एंड मी कहीं है क्या? कहां पे है? ए में है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बाकी कोई भी आंसर इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अगर आंसर सही रहता है तब हम लोग का आंसर क्या होगा? नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, बिसाइड्स वी एवरीवन इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। चलिए बताइए फटाफट। देखिए आप लोग क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने। बी बता रहे हैं। चलो देखते हैं। देखो बिसाइड्स जो है, हेलो हीरो, बिसाइड्स मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। बिसाइड्स मतलब बगल में। नो नो नो, नॉट करेक्ट आंसर। देखिए दिस इज बिसाइड। तो बिसाइड का मतलब जो आप बोल रहे हैं वो बगल में या फिर नियर बाई। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? नियर बाई। ये बिसाइड होता है। और यहाँ पे बिसाइड्स मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू, इसका मतलब के अलावे। के अलावे क्या होता है बाबू? के अलावे। देखिए बिसाइड और बिसाइड सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे आप कोई लड़का, मान लीजिए आप क्लास कर रहे हो और कोई लड़का आया और आपने उसको बोला कम एंड सिट बिसाइड मी, यानी कि आओ और मेरे पास क्या करो? बैठ जाओ, ऐसा। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं कि आई स्पीक हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश के अलावा हिंदी भी बोलता हूं। तो बिसाइड्स मतलब के अलावा, और के अलावा और को छोड़कर दोनों अलग अलग बातें हैं। के अलावा मतलब दोनों। के अलावा मतलब जैसे आप बोलते हैं कि मैं हिंदी के अलावा इंग्लिश भी बोलता हूं, यानी कि दोनों बोलते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। मैं प्रोज के अलावा पोएट्री भी पसंद करता हूं, यानी कि प्रोज भी और
पोएट्री भी, ऐसा। तो बिसाइड्स हमारा प्रीपोजिशन है, बिसाइड्स इज अ प्रीपोजिशन। और देखिए हम लोगों ने ये प्रोनाउन के क्लास में करा हुआ है कि आफ्टर प्रीपोजिशन वी शुड यूज ऑब्जेक्टिव केस, आफ्टर प्रीपोजिशन वी शुड यूज ऑब्जेक्टिव केस। तो हियर बिसाइड्स इज अ प्रीपोजिशन एंड वी इज नॉमिनेटिव केस। वी नॉमिनेटिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस? जब ये हमारा नॉमिनेटिव केस है तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अस। क्या होना चाहिए, अस। अब देखो ये बताओ आप लोग सिंपल, सी इज लुकिंग एट आई, बोलिए सही है गलत है? गलत है ना। यहाँ पे एट के बाद आई नहीं होगा, क्या होगा, मी, बिकॉज आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। तो यहाँ पे बिसाइड्स अस होना चाहिए। तो कहीं देखिए बिसाइड्स अस है क्या, यहाँ पे टू लगा है, ये भी नहीं होगा, बाई भी नहीं होगा, चूंकि ऑलरेडी ये प्रीपोजिशन है। तो क्या आंसर होगा, बी। आंसर क्या हो गया, बी। ये देखिए देखने में सही लग रहा है जी, लेकिन यहाँ पे बिसाइड्स वी होगा, क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस, कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस लगता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे चौथे में। चलिए बताइए, चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से। ए तो अंदाज से हम लोग बना रहे हैं, एकदम जानबूझकर बना रहे हैं। चलो देखो ये याद रखना, हेलो बालक, कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद और लेट के बाद, सभी लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, प्रीपोजिशन के बाद और किसके बाद, लेट के बाद, हम लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। प्रीपोजिशन के बाद और लेट के बाद किसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन वाला तो हम लोग पीछे देखे थे, ये प्रीपोजिशन का कंसर्न था। हम लोग एक लेट वाला भी क्वेश्चन हमारे साथ जुड़ गया है, तो इसको भी देख लेंगे ना। तो लेट यू एंड आई। अब देखिए दिक्कत क्या है बाबू कि यू जो है ये नॉमिनेटिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है। यू जो है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू, और नॉमिनेटिव केस भी क्या होता है। जैसे यू लव मी, तो इसमें यू क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस। लेकिन फिर आप बोलते हैं आई लव यू, तो इसमें यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में चला गया, ऐसा। तो यहाँ पे यू है तो हम लोग को देखने में इसलिए सही लगेगा कि ये नॉमिनेटिव है और आई भी क्या है, नॉमिनेटिव है, और दोनों किससे जुड़ा है, एंड से, तो दोनों एक जैसा है। लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर यू है इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस में है, because here late is used and after late we must use objective case। तो you तो ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन क्या I भी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो I का क्या होगा, मी, यानी कि लेट यू एंड मी। तो लेट यू एंड मी कहाँ पे है, इसमें ए में है। तो इसका आंसर क्या कर लेंगे, ए। बहुत सही जवाब आप लोग ने दिया है। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको जोड़ता हूं। चलिए बताइए, बताइए फटाफट इसका क्या आंसर होगा। कोई आइडिया। देखो यहां पे देखो, यहां पे देखो, देखो देखो, देखिए यहां पे जो हाई है, सब लोग समझिए समझिए, हाई जो है वो एडजेक्टिव है, हाई एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत। और इंस्पायर्ड भी एडजेक्टिव है, यहां पे ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक रूल है छोटा सा, आप भी समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो एडजेक्टिव एक साथ आने लगता है, सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एक साथ आ जाता है। तो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, एडवर्ब। यानी कि सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं कि जब दो एडजेक्टिव, कभी जब दो एडजेक्टिव एक साथ आने लगेंगे, आ जाएंगे, तो हम लोग को करना क्या होगा कि पहले वाले एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करना है। किसमें करना है, एडवर्ब में। जैसे कि मान लो कि आप कोई चीज देख रहे थे, कहीं बहुत दिनों से किराए के लिए घर खोज रहे थे आप, और एक घर आपको मिला, अच्छा लगा, तो आपने बोला कि वास्तव में ये अच्छा है, तो आपने ऐसे बोला दिस इज रियल गुड, दिस इज रियल गुड। तो हियर गुड इज एडजेक्टिव एंड रियल इज आल्सो एडजेक्टिव। तो रियल गुड इज करेक्ट और रियली गुड, रियल गुड नहीं होगा ना। ये देखो ये एडजेक्टिव और ये भी क्या है, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडजेक्टिव नहीं ना करता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, रियली गुड होगा। क्या होगा, रियली गुड। तो अब समझ में आया कुछ, क्या होगा, हाईली इंस्पायर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई में एल वाई जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा एडवर्ब। तो हाईली इंस्पायर्ड कहीं पे है, बी नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी हायर इंस्पायरिंग है यहाँ पे, ये नहीं, बी आंसर होगा। क्या होगा, बी। समझ में आया हम लोग को आया। तो एक बात आप और मेरे को बता दो, अगर मैं लिखता हूं यू आर एब्सोल्यूट राइट, तुम बिल्कुल सही हो, तो ये सही है गलत है,
क्या हो जाएगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। समझ में आ गया हम लोग को? ऐसा तो दो एडजेक्टिव अगर एक साथ आएगा तो पहले वाले किस में बदल देंगे, एडवर्ब में। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडजेक्टिव नहीं करता है, कौन करता है, एडवर्ब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ जोड़ते हुए यहाँ पे 6 नंबर की बात हम लोग करेंगे। यहाँ पे मेड हार्डली नो एनी प्रॉफिट, ये जो है ना हम लोग का डिप किया हुआ है, इसको हम लोग को रिप्लेस करना है, इंप्रूव करना है। ही वॉज एक्सट्रीमली डिजेक्टेड बिकॉज ही हैड मेड हार्डली नो प्रॉफिट। ए होगा, मेक्स 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 मेक्स, ए होगा। कौन कौन ए बोल रहा है? जो ए बोल रहा है या तो वो छत पर से कूद जाए, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा, है ना जी। अरे बड़े भैया यहाँ पे क्या लगा है, हेड के बाद मेक्स लगता है क्या? हेड के बाद तो V3 लगता है ना, ऐसा नहीं बोलिए आप लोग, है ना। दिल के साथ साथ किडनी में दर्द हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो मेक्स हार्डली नो प्रॉफिट, तो ये तो नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। सबसे पहले देखो एक चीज आप ये समझिए सभी लोग कि किसी भी सेंटेंस में बालक, ये देखो किसी भी सेंटेंस में हार्डली या फिर स्कार्सली या फिर रेयरली या फिर बेयरली या फिर सेल्डम, सेल्डम, ये सब आ जाता है तो सेंटेंस को निगेटिव बना देता है। क्या बना देता है? निगेटिव। क्या क्या बोलिए एक बार, पहला क्या है? स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम। ये वर्ड हम लोगों ने कहीं कहीं ना कहीं सुना होगा, जैसे ये प्रोवर्ब के रूप में भी आप सुने होंगे कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, और बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, इसका मतलब कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते, मतलब नहीं के बराबर काटते हैं, मतलब ये 100% नहीं है। जैसे आप बोलते हैं कि आई हार्डली, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि आप पटना जाते हो तो आपने बोला कि आई हार्डली गो टू पटना, यानी कि मैं पटना नहीं के बराबर जाता हूं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यानी कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं है। तो नहीं के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेल्डम। नॉट नहीं ना लगा रहे हैं हम लोग, उसमें किसका यूज कर रहे हैं? सेल्डम का यूज कर रहे हैं। तो जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं है, मतलब नहीं के बराबर काटते हैं, ऐसा। जल्दी जो कुत्ते काटने वाले होंगे ना, तो आप जा रहे हैं और वो आएंगे क्या पकड़ लेंगे आपको यहाँ पे, तब आप बोलेंगे सुई लेना पड़ेगा, कल लगता है एंटी रेबीज कहीं से, है ना। और जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है जनरली, ऐसा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% निश्चिंत हो जाएंगे। जैसे अभी शादी का सीजन चल रहा है और कहीं से रात में कहीं बारात पार्टी से आप आएंगे, अपने घर जाएंगे, तो घर जैसे मोहल्ले में एंट्री मारे आप तो कुछ कुत्ते भौंकने लगे। अब आप जो है कि नहीं निश्चिंत हो सकते हैं और गाना गाने लगे, चांद वाला मुखड़ा लेके जाओ ना बाजार में, क्योंकि अब तो थोड़े काटेगा, अब तो भौंक दिया, काट भी सकता है लेकिन वैसा नहीं के बराबर काटेगा, ऐसा है ना, ऐसा। तो इसलिए देखो, तो हार्डली जब लग गया बड़े भाई तो सेंटेंस क्या हो गया? निगेटिव। तो क्या इसके साथ नो लगाएंगे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैगी आप लोग जानते हैं उसमें ऑलरेडी मसाला भी होता है, तो अलग से मसाला डालने की जरूरत। तो ये हार्डली मैगी मसाला लेके चल रहा है अपना, इसमें अलग से ही मसाला डाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम लोग को मेड हार्डली एनी प्रॉफिट अगर कहीं है तो वही आंसर होगा। ये आंसर क्या हो जाएगा? डी, मेड हार्डली एनी। और देखो ये देखो दोनों में अंतर देखो, यहाँ पे एनी और यहाँ पे क्या लगा है? सम। तो किसी भी निगेटिव सेंटेंस में सम का यूज नहीं करते हैं। सम का यूज हम लोग अफर्मेटिव में करते हैं और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में किसका यूज करते हैं? एनी का। इसलिए सम नहीं होकर के यहाँ पे क्या होगा? एनी। तो नो को हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे एनी के साथ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसके एस्पेक्ट में देखेंगे तो आंसर क्या होगा? डी, दूसरा कुछ भी नहीं। और कुछ क्वेश्चन हम लोग इसको देख लेते हैं। चलिए 7 नंबर, ये क्वेश्चन हम लोगों ने केस के क्लास में पढ़ा होगा। केस, देखिए केस में ये पढ़े, इन द रिसेंट विल्स कप तेंदुलकर्स परफॉर्मेंस इज बेटर देन लारा। इन द रिसेंट विल्स कप तेंदुलकर्स परफॉर्मेंस इज बेटर देन लारा। तो बेटर देन लारा की जगह पे क्या होगा बताओ? बेटर देन, देखिए समझिए जी, ये रूल हम लोगों ने पढ़ा है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं आप लोग। केस में हम लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए जब दो हम लोग पर्सन या दो थिंग में कंपेयर करते हैं तो दोनों का लेवल एक जैसा होना चाहिए। या फिर और सिंपल कि अगर किसी भी सेंटेंस में एज या देन आएगा, क्या आएगा? तो इसके पहले वाले नाउन में अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो बाद वाले में भी क्या लगेगा? अपोस्ट्रोफी एस। पहले वाले में ऑफ लगा है तो बाद में भी क्या लगेगा? ऑफ। या पहले वाले में सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा है तो बाद में भी क्या लगेगा? सिर्फ अपोस्ट्रोफी। चूंकि 3 तरीके से पॉजेसिव केस आप बना सकते हो। पॉजेसिव केस 3 तरीके से बना सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा के, ऑफ लगा के, या फिर क्या?
सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा के। अब इसको देखिए, सबसे पहले इसको समझिए आप लोग। एक सेंटेंस पहले मेरे को बताओ समझ के तुम कि रानीज फ्रॉक इज एज रेड एज सोनी, यानी कि रानी का फ्रॉक उतना ही लाल है जितना कि सोनी। तो सोनी होगा कि सोनी का फ्रॉक होगा? सोनी का। देखिए कंपेयर जब भी करेंगे तो दोनों का लेवल क्या होगा? एक जैसे। जैसे बोलेंगे आप कि मेरा जूता तुमसे काला है, तुम्हारे जूते से काला है, ऐसा होना चाहिए। मेरे भाभी की रोटियां तुमसे गोल है, नहीं, तुमसे गोल कैसे हो जाएंगे? तुम्हारी रोटियों से क्या है, मतलब कंपेयर एक जैसा हम लोगों को करना है। अब इसमें हम लोग फ्रॉक का कंपेयर किससे किए हैं? रानी का फ्रॉक उतना ही लाल है जितना कि सोनी, तो फ्रॉक का कंपेयर किससे कर दिए? सही है, गलत है ये कंपेरिजन। अच्छा, अगर रानी का कंपेयर सोनी से करते तो सही था। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि रानीज फ्रॉक इज एज रेड एज, और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? सोनीज फ्रॉक। क्या लिखेंगे? सोनीज फ्रॉक। अब कंपेयर हम लोग बराबर कर दिए, लेकिन हेलो, एक बात और भी समझिए कि वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट अ सिंगल सेंटेंस वी शुड नॉट रिपीट द सेम नाउन। यानी कि एक ही लाइन सेंटेंस आप एक लिखते हो, एक वाक्य लिखोगे तो एक नाउन को हम लोग उसमें रिपीट नहीं करेंगे जी। तो यहाँ पे रानीज फ्रॉक इज एज रेड एज सोनीज फ्रॉक, तो यहाँ पे फ्रॉक आ गया ना पहली बार, तो यहाँ पे हम लोग को दूसरी बार फ्रॉक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे? सोनीज। क्या लिखेंगे? यानी कि सोनीज मतलब रानी का फ्रॉक उतना ही लाल है जितना कि सोनी का, यानी सोनी का क्या? फ्रॉक। अंडरस्टूड है? तो इसलिए इधर देखो एज है ना यहाँ पे, तो एज के पहले अगर अपोस्ट्रोफी एस, चूंकि अपोस्ट्रोफी एस नाउन में लगता है, लगा है, तो बाद वाले में भी अपोस्ट्रोफी एस लगना चाहिए। तो उसी तरीके से अब इसको बताइए आप लोग, इसको देखो, अब दिमाग खुल रहा है हम लोग को कुछ। तो परफॉर्मेंस इज, तेंदुलकर परफॉर्मेंस इज बेटर देन लारा। तो तेंदुलकर का जो परफॉर्मेंस है वो लारा से अच्छा है कि लारा के परफॉर्मेंस से? लारा के परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे होना चाहिए था लाराज परफॉर्मेंस, लेकिन क्या परफॉर्मेंस हम लोग दोबारा लिखेंगे? एक बार आ गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाराज, यानी कि बेटर देन लाराज। तो बेटर देन लाराज कहीं पे है? डी में है ना जी, ये है ना, तो ये हमारा क्या है? सही है, और बाकी सभी जो एक नहीं सही नहीं है। बोले बात समझ में आ रही है हम लोग को? चलिए हम लोग नेक्स्ट एक दो और क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए 8 नंबर, 8, 9, 10 जल्दी से बताइए। 8 नंबर में क्या होगा? She came here with a view to read. She came here with a view to read. कोई आइडिया आप लोग को? क्या इसका आंसर होगा बताइए? डी 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 विद अ व्यूज। डी कहां से? यहाँ पे ए है और ये पुल्डल है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी दो, बी की ए। अच्छा बी। चलिए यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद तो V1 लगता है ना जी। एक और भी आंसर है हम लोग के पास, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, मतलब सही है तो जल्दी खोजेंगे नहीं, गलती होगा, सही होगा तो सही भी बता देंगे, इसमें कोई सही नहीं करना है, ये इंप्रूव्ड है। तो आपको क्या लग रहा है कि ए बी सी डी या नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड? हाँ, अब मैं आपको घुमा के ला दिया तो आप इधर भी आ गए, है ना जी। हाँ हाँ, इधर ला गए, है ना, जैसे बच्चों की तरह, है ना। बच्चों को बोला जाए कि चलो ये क्रो वाला हिस्सा खा लो बेटा, तो खा लेता है। चलो ये वो मौसा जी वाला खा लो, खा लेता है। वो भैया वाला खा लो, उसको लगता है कि सब हम दूसरे का खा रहे हैं, खा रहा है अपना, खा रहा है अपने पेट में खा रहा है। चलो इधर देखो, ये देखो, ये समझो, ये कुछ ऐसे बालक, यहाँ पे क्या लिखा गया है? विद अ व्यू टू, ठीक है। इसके जैसा और भी 4-5 ऐसे हम लोग के फ्रेज हैं जिसमें टू लगा रहता है, फिर भी उसमें V4 लगता है, यानी कि जीरंड लगता है। हालांकि जनरली 2 के बाद V1 लगता है। जैसे मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गोइंग होगा कि आई वांट टू गो, और 2 के साथ अगर V1 लगेगा तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 के बाद V1 ही लगता है ना, यहाँ पे 2 के बाद V1 लगा है, लेकिन हम लोग समझेंगे विद अ व्यू टू। दूसरा हम लोग देखेंगे ए कस्टम्ड टू। तीसरा हम लोग देखेंगे हैबिचुएटेड टू। उसके बाद हम लोग देखेंगे एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू। और एक हम लोग देखेंगे लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू।
सभी में के लास्ट में क्या लगा है देखो टू, लेकिन सभी के बाद जीरंड यानी कि वर्ब में क्या होगा आईएनजी V4 होगा। ये खास बात है ना एग्जाम के लिए। हम लोग को टू दिखेगा तो टू के बाद जनरली क्या लगता है V1, लेकिन इनके बाद क्या लगता है V4 लगता है, जीरंड लगता है। तो विद अ व्यू टू मतलब क्या होता है के पर्पस से। जैसे आप बोलेंगे कि मैं यहाँ पढ़ने के उद्देश्य से आया हूँ या आई हूँ, आई केम हियर विद अ व्यू टू रीड, या फिर विद अ व्यू टू रीडिंग। आई केम हियर विद अ व्यू टू रीड होगा कि रीडिंग होगा? क्या होगा? रीडिंग होगा। और एक कस्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू या एडिक्टेड टू, तीनों का मतलब क्या होता है आदत होना। अगर कोई बुरी आदत है तो जनरली उसको हम लोग क्या बोलेंगे एडिक्ट बोलेंगे, है ना। और जैसे हम लोग पढ़ने वगैरह की आदत है तो उसको क्या बोलेंगे हैबिचुएटेड, जैसे आप पढ़ने के आदि ऐसा। और कोई जैसे रीति रिवाज परंपरा की आदत जिसको है, जैसे कितने लोग बिना खाए हुए मतलब बिना नहाए हुए खाते नहीं है, मतलब भले 1 बज जाए, है ना। तो उस तरह की जो आदत है उसको हम लोग जनरली कस्टम बोलेंगे। तो सभी में क्या लगा है लास्ट में, हेलो क्या लगा है टू, सभी में क्या लगा है टू। लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि इनके बाद टू लगने के बावजूद भी V1 नहीं होगा, क्या होगा V4। और लुक फॉरवर्ड टू मतलब क्या होता है, लुक फॉरवर्ड टू मतलब उत्सुकता पूर्वक इंतजार करना। जैसे कोई फेस्टिवल आता है ना, ये फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब की तरह हम लोग इसको यूज किए हैं। तो जैसे कोई फेस्टिवल आता है तो आप बच्चे गिनने लगे, जैसे दीपावली आएगा तो बच्चे गिनने लगते हैं कि अब 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, कल है, उत्साह रहता है बहुत। लेकिन गार्जियन को उतना, आपके पापा को उतना उत्साह नहीं रहेगा क्योंकि उनके पैसे में ना आग लगाने वाले अभी है ना जी। तो हाँ, कभी कभी एक बार हमको याद है कि किसी साल 3 से 4 साल पहले दुर्गा पूजा में पूरे 3-4 दिन बारिश होता रह गया। तो सब लोग गार्जियन खुश थे कि चलो बारिश हो रहा है, नहीं तो जाएगा बच्चा तो 400 ले ही के जाएगा, है ना ऐसा। तो बच्चे जो इंतजार करते हैं ना उत्सुकता पूर्वक, उसको हम लोग लुक फॉरवर्ड टू बोलेंगे। सभी में बाबू क्या लगा है टू, फिर भी क्या लगेगा V4 वर्ब में आईएनजी। इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बी। अच्छा कोई लोग बी बोले थे, कोई लोग बी बोले थे। और देखो बी अगर आप बोल भी देंगे और एग्जाम में जाओगे बी कर दोगे तो आपको 1 नंबर क्या होगा मिल जाएगा। ये नहीं कि एसएससी बोर्ड से आपको फोन आएगा, हेलो सुनीता, आप बोले कि जी सर नमस्कार मैं सुनीता बात कर रही हूँ। तो अरे सुनीता ये 8 नंबर का तुम बी कैसे लिख दिए बाबू, ऐसा होगा क्या, ऐसा पूछा जाएगा। आपने हेलो आपने ये सोच के भी अगर बी कर दिया कि विद जो है ना एच थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये सोच के आपने इसको बी कर दिया कि एच थोड़ा छोटा लग रहा है, एच थोड़ा बड़ा होना चाहिए सर, हमारा आंसर बी होगा और आप 1 नंबर पा लेंगे। लेकिन यही आदत रही तो फिर बाकी जगहों में क्या करेंगे, गड़बड़ होगा ना। तो अंदाज से सब सही नहीं होगा, कुछ कुछ हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहता है कि सब लोग अंदाज से मारने लगेंगे, कभी कभी हो जाएगा 10-20 सही हो जाएगा 100 में, लेकिन निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, जितना सही करेंगे उधर से सब जो गलत कर देंगे सब क्या होगा कट कुट के -25 में चले जाएंगे, आप प्लस में नहीं रहेंगे। तो अंदाज से कुछ सही होता है। देखिए ऐसे ही एक लड़का था ना, एक नदी के किनारे बैठ करके और पत्थर के टुकड़े कुछ मार रहा था ऐसे नदी में, गुस्सा में था, कुछ ऐसे सोच रहा था, कुछ पत्थर उठा के। देखिए कभी कभी गुस्से में या कुछ सोचते हैं ना तो सोचते सोचते ऐसे नाखून काटिएगा, देखिएगा इतना बढ़िया काट दीजिएगा नेल कटर नहीं काट पाएगा। कितने लोग को देखिएगा कुछ सोचते रहते हैं ऐसे पेपर फाड़ते रहते हैं, उसका रिचार्ज भी कराए थे, ऐसे गुस्सा में ऐसे फाड़ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इतना छोटा कर देंगे ना कि कोई मशीन नहीं कर पाएगा, है ना ऐसा। तो वैसे ही एक लड़का था नदी के किनारे बैठ करके, कुछ पत्थर थे, पत्थर ऐसे फेंक रहा था, है ना, टेंशन में था, फेंक रहा था। तुरंत एक मेढक नदी में से निकला। कौन निकला? मेढक। बोला कि ए भाई अपने वाली के चक्कर में मेरे वाली का सिर फोड़ दिया, अपने वाली के चक्कर में मेरे वाली क्या कर दिया, मेढकी को लग गया था। अब वो बाहर निकल के बोलेगा कि हम 1 नंबर के निशानेबाज हैं, मेढकी को मार दिए। झूठ बोल रहा है वो तो फेंक रहा था, लग गया। तो हम लोग इधर देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, मेढकी को मार रहे हैं। सर ए होगा ना, सर बी होगा ना, सर सी होगा। तो एक बार लग जाएगा तो बोलेंगे हम सर मेढकी को मार दिए, है ना जी। तो ये तरीका सही नहीं है। आप निशानेबाज होना चाहिए कि वहां पर मेढकी है और मारे तो मेढकी का सिर फोड़ दिए, तब आप बोलेंगे हाँ भाई मेढकी को मारे हैं। तो ऐसे मेढकी को नहीं मारने से काम चलेगा। आइए मैं लास्ट क्वेश्चन आपको जोड़ रहा हूं, नहीं 2 क्वेश्चन और है। चलिए 9 नंबर जल्दी से बताइए, जल्दी से 9 नंबर बताइए बालक। कोई लोग
देखिए ये डिग्री का क्वेश्चन है जी, एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। देखिए यहाँ पे देखो, सब लोग समझो, द बेस्ट एंड टॉलर देन। सबसे पहले एक चीज सभी लोग ध्यान दीजिए मेरी बात पर, सुनो बाबू, अगर दो डिग्री को एंड से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, तो दोनों एक लेवल का होगा, यानी कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव, इन द सेम वे सुपरलेटिव एंड, ये कौन सा डिग्री है, हाँ सुपरलेटिव है, और ये टॉलर कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव है ना जी। तो ये दोनों एक लेवल के हैं कि अलग अलग। तो इसको लेवल में लाने के लिए हमारे पास दो तरीका है, कि अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो दोनों तरफ सुपरलेटिव, और इसके हिसाब से चलेंगे तो दोनों तरफ कम। तो करेंगे क्या, करेंगे क्या, देखिए एक मास्टर लाइन याद रखिए। हेलो, अगर दो डिग्री अलग अलग दिया है बाबू, दो डिग्री क्या दिया है, अलग अलग, अगर उस सेंटेंस में देन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, तो दोनों तरफ कंपैरेटिव होगा, आंख बंद करके। अगर देन नहीं दिया रहेगा तो दोनों तरफ सुपरलेटिव होगा। सेंटेंस में देन दिया रहेगा तो दोनों तरफ क्या होगा, कंपैरेटिव, क्या होगा, और देन, चूंकि देन कंपैरेटिव डिग्री के बाद लगता है, और सेंटेंस में देन नहीं दिया रहेगा तो दोनों तरफ क्या होगा। जैसे यहां पे देखो एक एग्जांपल, ये देखो आप लोग, जैसे देखो जी, रवि इज टॉलर एंड द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे टॉलर है कौन सा डिग्री, कंपैरेटिव, और बेस्ट कौन सा डिग्री है, आगे देखिए कहीं देन लगा है क्या, तो इसका मतलब दोनों तरफ क्या होगा, तो हम लोग टॉलर को किसमें चेंज करेंगे, टॉलेस्ट में, और इसके पहले क्या लग जाएगा, द, और ये द हट जाएगा, क्योंकि एक आदमी के लिए दो एडजेक्टिव आता है तो सिर्फ पहले वाले के पहले द लगता है, यानी कि इसमें दोनों तरफ कंपैरेटिव होगा कि दोनों तरफ सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। अब इस पे आ जाइए, इसमें सेंटेंस में कहीं देन लगा है क्या, तो देन लगा है तो दोनों तरफ कंपैरेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, क्या होगा, डी। यहां पे सी में तो टॉलेस्ट है ना बालक, ये कैसे होगा, बेटर एंड टॉलर देन। तो क्या याद रखना है, सेंटेंस में एंड रहेगा तो दोनों तरफ, सेंटेंस में एंड तो रहेगा ही, सेंटेंस में देन रहेगा तो दोनों तरफ कंपैरेटिव, और एंड ये देन नहीं रहेगा तो, देन रहेगा तो, और देन नहीं रहेगा तो, ये सब में रूल काम करेगा। देखिए एसएससी में एक आया हुआ क्वेश्चन है कि और न्यू प्लेग्राउंड, और न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन योर्स। अब देखिए बिग कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव, और एंड लगा है, और ये क्लीनर कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव, और सेंटेंस में क्या लगा है, तो देन लगा है, तो देन बोलता है कि दोनों तरफ क्या कर दीजिए, कंपैरेटिव, क्योंकि इसमें देन लगा है। एक ही लाइन याद रखेंगे तो इसका कोई भी क्वेश्चन बनेगा कि सेंटेंस में देन है तो दोनों तरफ क्या होगा, कंपैरेटिव, और देन नहीं है तो सुपरलेटिव। वेरी सिंपल, इसमें देन लगा है क्या, इसका मतलब दोनों तरफ क्या होगा, कंपैरेटिव। तो क्लीनर इज ऑलरेडी कंपैरेटिव, और बिग को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिगर। समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। आइए आखिरी क्वेश्चन आपके साथ में जोड़ रहा हूं, बताइए फटाफट। बताइए, पढ़ लिए हम लोग। डू यू नो नाइदर राम ईट्स नॉर ड्रिंक्स। देखो इधर, ये नहीं समझ में आ रहा हम लोगों को, कोई बात नहीं, चूंकि कंजंक्शन का क्लास हम लोग नहीं किए, कंजंक्शन टॉपिक का क्वेश्चन है। अच्छा इधर देखिए, ये जानते हैं क्या हम लोग कि नाइदर के साथ क्या लगता है, अच्छा क्या बात है, और आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर लगता है, ये तो हम लोग जानते हैं ना, नॉर लगता है ये। उसी तरीके से हार्डली या स्कार्सली के साथ वेन लगता है, नो सुनर के साथ देन लगता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखो बाबू, सभी लोग देखिए, लास्ट बात हम लोग कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हम लोग को बोला जा रहा है कि नाइदर राम ईट्स नॉर ड्रिंक्स। तो इसमें पेयर कंजक्शन इसको हम लोग बोलेंगे, नाइदर को और किसको, नॉर को। आइदर और को भी क्या बोलेंगे, पेयर। पेयर मतलब इसमें एक हिस्सा नहीं बल्कि कितना हिस्सा होता है, दो। एक रूल है पैरेलल कंस्ट्रक्शन का, सब लोग देखो बोर्ड पे, कि अगर आइदर के बाद अगर नाउन है और के बाद अगर मान लो एडजेक्टिव है तो ये सही नहीं है। मतलब दोनों पेयर के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो सेम होगा।
दोनों पेयर के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि आइदर के बाद नाउन है और के बाद एडजेक्टिव है, तो ये सही है गलत है? ये पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल मतलब दोनों के बाद बराबर होना चाहिए। तो इसको पैरेलल करने के लिए आपके पास कितने तरीके हो सकते हैं? दो। मतलब इसके हिसाब से चलोगे तो दोनों तरफ नाउन, और इसके हिसाब से चलोगे तो दोनों तरफ। तो रूल ये भी है कि जब कभी भी हम लोग पैरेलल बनाएंगे तो हमेशा दूसरे वाले के अनुसार। देखिए कि सब किसी किताब में ये बात खुल के नहीं लिखा गया है, लेकिन ये है 100%। जब पैरेलल बनाएंगे तो किसके अनुसार? दूसरे के अनुसार। दूसरे में जो भी रहे, तो इसमें दोनों तरफ एडजेक्टिव होगा कि दोनों तरफ नाउन होगा? दोनों तरफ क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अब आइए इसी को मैं आपको इसमें समझाता हूं। देखो बाबू, यहाँ पे ये वाले हिस्से को सभी लोग देखिए। यहां से यहाँ पे नाइदर के बाद राम। राम यानी कि क्या है? सब लोग नहीं बोल रहे। राम यानी क्या है? और नॉर के बाद क्या है? ड्रिंक्स यानी कि क्या? ड्रिंक मतलब पीना। वर्ब है ना, जिसके हिंदी में लगा रहेगा ना वो वर्ब होगा। आना जाना, हंसना रोना, खाना पीना, मरना मरना, दौड़ना कूदना, सब क्या है? वर्ब है। अब लड़का इसमें पूछता है कि सर नाना, हाँ लड़का एक से खतरनाक होता है ना, कुछ भी पूछेगा, लेकिन नाना इसमें नहीं आएगा। तो देखो देखो इधर नाइदर के बाद, इसको हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में नाइदर पढ़ते हैं, इसको हम लोग नीदर भी पढ़ सकते हैं। तो नाइदर के बाद क्या है बाबू? नाउन। और नॉर के बाद क्या है? वर्ब। तो ये पैरेलल है कि नहीं है? दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर नहीं है। हम लोग पैरेलल करेंगे किसके हिसाब से? दूसरे वाले के हिसाब से। यानी कि नाइदर के बाद भी हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, क्योंकि नॉर के बाद क्या है? वर्ब है। तो अगर हम लोग इसी को ऐसे लिख देंगे बाबू कि राम नाइदर ईट्स नॉर ड्रिंक्स। तो नाइदर के बाद क्या हो गया? ईट्स यानी कि क्या? वर्ब। और नॉर के बाद क्या हो गया? ड्रिंक्स यानी क्या? वर्ब। मामला हमारा क्या हो गया? सही हो गया। तो राम नाइदर ईट्स नॉर ड्रिंक्स कहीं है क्या? किसमें है? राम नाइदर ईट्स नॉर ड्रिंक्स। तो ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया। ये वाला गलत है। ये ईट है तो ईट तो नहीं होगा ना राम के साथ। और राम आइदर ड्रिंक्स नॉर, अच्छा आइदर के साथ नॉर नहीं लगता है ना ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। आज के क्लास में इतना ही। दैट्स ओवर। लव यू। और हम लोग देखिए जो इसमें छूटा हुआ है, ठीक है ना, नाउन वाला जो भी छूटा हुआ है, तो उसको हम लोग आगे देख लेंगे। क्लोज कर दिए इसको, है ना। चलो आगे हम लोग और पढ़ेंगे, है ना। नाउन के जो भी आगे से देखिए, जो भी क्लास होगा वो सीजीएल को, ये सीएचएसएल को टारगेट करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग भी आइए। और एक नया भी बैच बन रहा है, बच्चे देख रहे हैं बहुत कम है, ये सब बेंच खाली वगैरह चल रहा है, कैसे भाई, है ना।